नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी विषय इतिहास क्लास 6 अध्याय 4 चैप्टर 4 जिसका नाम है आरंभिक नगर। आरंभिक नगर मतलब हड़प्पा से संबंधित हड़प्पा की कहानी पूरी है इसमें। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो या इसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियर को अचानक हड़प्पा पुरस्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि ये एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ कर ले गए, जिससे इन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं। इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरीके के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिलीं उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ होगा। तो ये मैप तुम लोग देख रहे हो जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो इसमें भारत और पाकिस्तान में दोनों तरफ जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है, वो दिए हैं क्योंकि बहुत सारे स्थान हैं। तो जो महत्वपूर्ण हैं, जो ज़्यादा पूछे गए हैं, वो यहाँ पर हैं। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाकों में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि किसको नगर दुर्ग कहा है या कौन से हिस्से को कहा है। तो ऊंचे वाले स्थान को नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की चार दीवारियों पकी ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। कुछ नगरों में नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। तो ये जो तुम लोग देख रहे हो जिसको कि महान स्नानागार बोला जाता है, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। बहुत बड़ा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो ये महान स्नानागार जो पुरातत्वविदों ने जिसको नाम दिया, तालाब भी कह सकते हैं, कुछ लोगों ने इसको तालाब भी कहा, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। समझो कितना अच्छा उपयोग किया गया कि कहीं लीकेज ना हो। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर का क्या मतलब है? जैसे आज भी हम लोग कोई फेस्टिवल होता है, त्यौहार होता है तो स्नान करने जाते हैं गंगा में या कुंभ में, तो वैसा ही कुछ रहा होगा शायद कि स्नान का वहाँ पे महत्व हो। तो शायद उसी लिए इस तालाब या महान स्नानागार का निर्माण किया गया होगा। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। यहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि अग्निकुंड कहाँ से मिले हैं, और क्वेश्चन आया हुआ है कि अग्निकुंड कहाँ से मिले हैं। कालीबंगा और लोथल। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। तो भंडार गृह भी हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ा ही था कि भंडार होना शुरू हो गया था। तो यहाँ पे उन्होंने स्टोरेज करने के लिए अलग अलग से घर बनाना शुरू किया। अलग अलग से जैसे आजकल हम लोग कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं, वैसे ही उन्होंने उस समय भी निर्माण करना शुरू किया कि भंडार गृह बनाए जाएंगे। और कहीं कहीं तो 6-6 लाइन से पंक्तियों से भंडार गृह मिलते हैं, मतलब 6-6 कमरे बनाए गए हैं और लंबी से क्षेत्र में वो फैले हुए हैं। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। ये बहुत बड़ी विशेषता है यहाँ की कि ढके हुए नाले या नालियों का प्रयोग। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था।
हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। ये हड़प्पा काल की यानी सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत बड़ी विशेषताओं में है कि नालियों का बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग किया गया है, उसको ढका गया। जैसे आजकल की तरह ओपन नालियाँ नहीं हुआ करती थी जिसमें खूब सारा कचरा गंदा हो जाए, जमा हो जाए, तो इसलिए उसको अलग अलग तरीके से ढक दिया जाता था। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण उसमें जगह जगह पर मेनहोल बनाए गए थे जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। तो चित्र तुम लोग लगातार देख ही रहे हो। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता होगा। तो अब इसकी नगरीय व्यवस्था किस तरीके से थी? हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ एक ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे, जैसा कि आज भी होता है कि कोई ना कोई विशेष व्यक्ति होता है, कारीगर होता है, वही तो काम करेगा, सब लोग थोड़ी ना कर लेते हैं। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यहाँ भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेज कर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों और सोने चांदी से बने आभूषणों जैसे कीमती चीज़ों का अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे। अब ये क्या होते थे? जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। तो ये लगातार तुम लोग जो देख रहे हो ये खिलौने ही हैं जो उस समय के मिले हुए हैं। ठीक है, पकी मिट्टी के खिलौने जो बच्चे खेला करते होंगे। अब इसी के साथ शिल्प क्या हुआ करता था, किस तरीके से इनका प्रयोग होता था। तो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई ये सारी चीज़ें तुम लोगों को दिखाई दे रही हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुएं मनके और बाँट और फलक हैं। ये सब चीज़ तुम लोग लगातार नीचे देख रहे हो। तो ये जो बाँट देख रहे हो ये पत्थर के बाँट हैं। इनको चर्ट पत्थर से बनाया जाता था। तो बाँट जो है चर्ट पत्थरों से बनाया जाता था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। उसके बाद ये जो देख रहे हो ये मनकों से बना हुआ हार या कुछ चीज़ें हैं। कई कार्लिनियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट कर और तराश कर मनके बनाए गए। इनमें इनके बीच में छेद भी किए जाते थे ताकि आसानी से धागा डाला जा सके। इसके बाद ये तस्वीर जो देख रहे हो ये पत्थर का धारदार फलक है, किसी को काटने आटने के काम आता था। अब ये जो मूर्ति देख रहे हो ये कढ़ाईदार वस्त्र पहने किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की मूर्ति दिखाई दे रही है। ये मोहनजोदड़ो से मिली है तो इसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। तो हालांकि ये क्वेश्चन वैसे पूछा गया है कढ़ाईदार वस्त्र पहने व्यक्ति की मूर्ति कहाँ पे मिली है, तो तस्वीर तो दिखाई नहीं जा सकती है, इसलिए ये याद रखो कि कढ़ाईदार वस्त्र की पहने व्यक्ति की मूर्ति जो है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। ये क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा गया। हो सकता है कि आप जो दे रहे हो उसमें भी ना पूछा गया हो, लेकिन भविष्य में कभी ना कभी कहीं ना कहीं अगर पूछा गया तो पूछा जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। ये भी तुम नीचे देख रहे हो, ये जानवरों के चित्र बना हुआ मोहर है। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए गए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो ये भी तस्वीर नीचे है। लगातार तस्वीर दिखा रहा हूँ जिससे कि तुम्हारे दिमाग में एक इमेज बन जाए, और इमेज बन गई तो अपने आप वो चीज़ें याद रह जाएंगी। क्योंकि अगर सीधे थ्योरी लर्न करते रहोगे, रट्टाफिकेशन लगाते रहोगे तो कभी वो चीज़ याद नहीं होनी है। इससे बढ़िया कि इमेज बनाओ, देखो उस चीज़ को। टाइम लगेगा लेकिन तैयारी भी तो अच्छी करनी है। तो संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। तो ये फेंस क्या होता था?
फेयंस होता था पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थीं। उसके बाद उन वस्तुओं को एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री रंग के होते थे। तो फेयंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले या छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो फेयंस समझ में आ गया कि बालू और स्फटिक पत्थरों से गोंद मिलाकर बनाया जाता था। ठीक है। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेते हैं, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या मोहरों पर पच्चीकारी करना। ये सारी चीज़ें तुम लोग देख चुके हो, लगातार दिखा भी रहा हूँ। तो हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं। शायद कुछ महिलाएं या पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। तो ये तो संभवतः है कि जब लिखित साक्ष्य नहीं है तो हमें नहीं पता चल सकता कि क्या हुआ होगा। अब कच्चा माल की खोज या ये कहाँ से आते थे? तो कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनमें फिर कई तरीके की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। आयात मतलब बाहर से मंगाते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। तो ये राजस्थान से तांबे का और पश्चिम एशियाई देश ओमान से तांबे का आयात, ये क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षाओं में। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ टिन का प्रयोग किया जाता था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो ये जो तस्वीर देख रहे हो ये खिलौने की है। पहिएदार एक गाड़ी है, जैसे कि आज भी होती है, लेकिन आज तो आधुनिक समय है तो नए नए चाइनीज़ प्रोडक्ट आ गए हैं। और ये एक मोहर है। मोहर जिसका कि अन्य तरीके से प्रयोग किया जा सकता है मोहरों का नॉर्मली किसी चीज़ की खरीद फरोख्त में, लेकिन बार बार ये याद रखना कि उस समय मोहरों का प्रयोग से ज़्यादा वस्तु विनिमय होता था, मतलब वस्तु की जगह वस्तुओं से खरीद फरोख्त होती थी। लोग नगरों के अलावा गाँवों में रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने का सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। तो ये क्या क्या चीज़ें उगाते थे ये भी पूछा गया है। ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग नई बात थी। ये जो चित्र देख रहे हो ये एक हल का है। हालांकि ये एक खिलौने के रूप में हल है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि वो लोग हल का प्रयोग करते थे। हड़प्पा काल में हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्रायः लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं जो तुम देख रहे हो। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी होता है, और क्योंकि ये इलाका राजस्थान, गुजरात और पाकिस्तान के एरिया में जहाँ पे आज भी पानी कम बरसता है। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी किया करते थे। अब जरा गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर को ध्यान से देखो। तो कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा है। धौलावीरा बहुत महत्वपूर्ण और ये पूछा गया है। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है।
इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। जैसे कि आजकल कोई सोसाइटी बनाई जाती है तो वहां पे एक पार्क भी बनाया जाता है कि सार्वजनिक कार्यक्रम करे जा सकें। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। अब ये जो तस्वीर देख रहे हो यह है गुजरात के पास की लोथल, जो कि वहाँ का एक बंदरगाह क्षेत्र रहा होगा। समुद्र के रास्ते में था तो नावें जो थी आसानी से यहाँ पे आ जा सकती थी। संभवतः माल चढ़ाया या उतारा जाता होगा। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी मिले हैं। मोहरबंदी क्या होती है? गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप। तो लोथल के बारे में पूछा गया है, किस राज्य में है, किस खाड़ी के किनारे है या किस नदी के किनारे पर बसा हुआ। तो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। पत्थर के टुकड़े, अदबने मनके, मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ से मिले हैं। तो मोहरों का प्रयोग क्या होता था? तो मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों या थैलों को चिह्नित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहाने पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। जैसे अभी भी तुम कोई चीज़ पार्सल करो, खासकर डाक विभाग से, तो उसमें भी एक स्पेशल तरीके की स्टिक आती है जिससे चिपकाना पड़ता है और उसके ऊपर मुहर मारनी पड़ती है कि ये चीज़ पूरी तरह सील प्रूफ है। इसको अगर हटाया गया तो मीन्स टूटी हुई है, इससे छेड़छाड़ करी गई है। अब इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ? लगभग 2900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इस नगर को छोड़ दिया। लेखन, मोहर, बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। आखिर यह सब हुआ क्यों? कुछ नहीं पता। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, अन्य का कहना है जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई। लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा और ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ, जिसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, इस काल की लिपि के बारे में, इस काल की लिपि जो है वो पढ़ी नहीं जा सकी है। तो इस काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल का क्या मतलब होता है? जिसकी लिपि तो है लेकिन वो पढ़ी नहीं जा सकी है। जैसे प्रागैतिहासिक काल था, पाषाण काल, जिसमें कोई लिपि ही नहीं मिली है। जो चीज़ें हम लोगों को उत्खनन से मिली उससे पता चलता है कि उस समय क्या रहा होगा। और इसमें मतलब हड़प्पा सभ्यता में हमें लिपि मिली है लेकिन वो पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक कहा जाता है। और जहाँ से लिपि पढ़ने में आने लगेगी उसको हम लोग ऐतिहासिक काल कहेंगे, जो कि आगे शुरू होगा। अब जरा मानचित्र देखो और इसमें मिस्र ढूंढो। हड़प्पा से संबंध नहीं है लेकिन फिर भी एक चीज़ ढूंढो कि क्या स्पेशल।
तो नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। उन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को ममी कहा जाता है। उनके शवों के साथ उनकी चीज़ें भी दफनाई जाती थीं। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। अब इस चैप्टर से प्रश्न, कुछ चीज़ें तो मैंने बताई थी कि बीच में क्या क्या पूछा गया है। उसी के साथ अब नगर क्या होते थे, नगर दुर्ग क्या होते थे, लिपिक क्या होती थी, विशेषज्ञ क्या होते थे, कच्चा माल क्या होता था, तांबा, सोना, टिल या बहुमूल्य वस्तुएं कहाँ से आती थी, राखी गढ़ी, सुतकाको, गवेरीवाल, धौलावीरा, सुतकांगे डोर, दैमाबाद, कालीबंगा, लोथल, ये वहाँ के प्रमुख नगर थे। तो ये आप लोग ऐसे ही याद करो। उसके बाद भंडार गृह कहाँ से मिले हैं, अग्निकुंड कहाँ से मिले हैं, ईंट और प्लास्टर का प्रयोग कहाँ हुआ है, स्नानागार कहाँ पे मिला है। इसी के साथ ये व्यवस्था समाप्त कैसे हुई, मतलब हड़प्पा सभ्यता जो है समाप्त कैसे हुई, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि 4-5 ऑप्शन दे दिए हैं और ये कहाँ से कैसे ख़त्म हुई, मतलब नष्ट कैसे हुई, या इनमें से कौन सा कारण नहीं है इनके नष्ट होने का। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम लोग एनसीईआरटी का ही इतिहास विषय का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। धन्यवाद।